बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा है। वह स्रोत जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सके, जिसका परिवहन और भंडारण सरलता से किया जा सके, इसी के साथ साथ वह सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो, तो हम उसे ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहेंगे। अब इस भाग में हम समझेंगे कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें जीवाश्म ईंधन के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि पुराने समय से ही मनुष्य ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए लकड़ी का प्रयोग करता आ रहा है और धीरे धीरे किसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया? कोयले का उपयोग प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, औद्योगिकरण बढ़ता गया, तो कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को भी संभव बनाया। उद्योग धंधों की संख्या में अचानक से वृद्धि होने लगी। तो औद्योगिकरण के कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग में भी आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होने लगी, क्योंकि उद्योग धंधों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की मांग में भी अचानक से वृद्धि हो गई। तो ऊर्जा की इस बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि के द्वारा की जाने लगी। ये जो जीवाश्म ईंधन है, इनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं। इनके निर्माण में कई करोड़ वर्षों का समय लगा है और अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं, क्योंकि हम बहुत अधिक तीव्रता से इनका दोहन करते जा रहे हैं, इनका उपयोग करते जा रहे हैं, तो केवल इनके सीमित भंडार ही अब बचे हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि इन्हें वापस से पुनर्भरित नहीं किया जा सकता है। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं और इसीलिए इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, इन्हें हमें बचाने की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी दर से करते रहेंगे, इतनी ही तीव्रता से करते रहेंगे, तो निकट भविष्य में ही ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है और इस दिशा में प्रौद्योगिकी भी हमारे लिए बहुत अधिक सहायक हुई है। नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों पर बहुत हद तक निर्भरता बनाए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा और ऊर्जा के नए नए वैकल्पिक साधनों की खोज करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, जब हम इन जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमने देखा कि इनके प्रयोग से हमें लाभ तो हैं, ऊर्जा तो इनसे उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ हानियां भी इनसे होती है। क्या हानियां हैं? कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये वर्षा के जल को अम्लीय बना देते हैं। इनसे जो वर्षा होती है कैसी होती है? अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि ये वातावरण में आ जाते हैं और जब बरसात होगी तो वर्षा के जल को ये अम्लीय बना देते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा जो है जल और मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है, जिससे संपूर्ण मानव जाति और जीव जगत भी प्रभावित होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, इनकी मात्रा में भी वृद्धि होती है। जब हम जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, जिसके कारण पृथ्वी के ताप में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? सूर्य से आने वाली विकिरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने तो देती है, लेकिन उसे वापस जाने से रोक लेती है। इसी कारण पृथ्वी के ताप में लगातार वृद्धि हो रही है। तो अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसे हम कुछ सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके। जो भी दहन की प्रक्रिया हम काम में ले रहे हैं, इन जीवाश्म ईंधनों को जलाने के लिए जो भी प्रक्रिया हम काम में ले रहे हैं, उसकी दक्षता में हम वृद्धि कर दें, तो उत्पन्न जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, उसकी मात्रा में भी वृद्धि होगी और इनसे होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अलावा इसके दहन से जो हानिकारक गैसें या राख उत्पन्न होती है, उनका वातावरण में पलायन को कम करने वाली अलग अलग तकनीक का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, अब हम क्या करेंगे? एक छोटा सा संयंत्र बनाएंगे और इससे हम विद्युत उत्पन्न करेंगे। विद्युत संयंत्रों में किस तरह से जल के द्वारा या भाप के द्वारा टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा संयंत्र स्वयं भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए,
एक टेबल टेनिस की बॉल लेनी है और उसमें 3 स्लिट हमें बना देनी है, 3 झिर्रियां हमें बना देनी है और धातु की चादर से 3 अर्धवृत्ताकार पंखुड़ियां हमें काटनी है और बॉल की झिर्रियों में हमें लगा देनी है। एक पंखनुमा आकृति हमें यहाँ पर बनानी है। अब धातु का एक सीधा तार लेकर इसे बॉल के केंद्र से होकर गुजारेंगे। उस बॉल के केंद्र में हम एक धातु का तार लगा देंगे और इस तार को हमें धुरी की भांति प्रयोग करना है और बॉल को उस तार पर इस तरह से टिकाना है कि बॉल इस धुरी पर मुक्त रूप से घूर्णन कर सके। उस तार पर बॉल जो है वो आसानी से घूर्णन कर सके। अब क्या करेंगे, इसके साथ में एक साइकिल का डायनामो जोड़ देंगे और इस डायनामो के साथ में एक टॉर्च बल्ब हम यहाँ पर संयोजित कर देंगे। तो जब इससे विद्युत उत्पन्न होगी तो ये बल्ब जलने लगेगा। अब क्या करना है, पंखुड़ियों पर जल की धारा अथवा दाब कुकर में उत्पन्न भाप डालेंगे। चित्र में देखते हैं, कुछ इस तरह से हमें इस संयंत्र का निर्माण करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो बॉल है इसके अंदर हमने 3 धातु की अर्धवृत्ताकार पत्तियां लगा दी है, पंखेनुमा आकृति हमने बना ली है और अब हम एक दाब कुकर लेंगे और उसे हम गर्म करेंगे। तो उसमें जो भाप बनेगी उस भाप को हम इन झिर्रियों पर, ये जो पंखुड़ियां हैं इनके ऊपर प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर ये जो संरचना है ये क्या है, हमारा टरबाइन है और इन टरबाइनों का गतिशील भाग क्या है, रोटर ब्लेड संयोजन है। जब हम इसके ऊपर भाप प्रवाहित करेंगे तो ये जो टरबाइन है वो हमारा घूमने लगेगा और इससे डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न हो जाएगी और बल्ब हमारा यहाँ पर जलने लगेगा। तो देखिए जो गतिशील तरल है यहाँ पर ये ब्लेडों पर घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो गतिशील तरल आ रहा है, जो भाप आ रही है, वो रोटर की ब्लेड को घुमाएगी और ऊर्जा प्रदान करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देनी होती है ताकि जो यांत्रिक ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो सके, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो डायनेमो के शाफ्ट को घुमाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ये यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी तो डायनेमो का शाफ्ट घूम जाएगा। तो इसके लिए भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब हम कौन से तरीकों को अपनाएं ये निर्भर करेगा हमारे संसाधनों की उपलब्धता पर कि हमारे पास इसके लिए जल उपलब्ध है या भाप उपलब्ध है या हम ताप के द्वारा इसे घुमा रहे हैं। तो ऐसा ही एक संयंत्र कौन सा होता है, तापीय विद्युत संयंत्र होता है जिसकी सहायता से विद्युत उत्पन्न की जाती है। देखिए क्या होता है यहाँ पर कि विद्युत संयंत्रों में विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल को उबालकर भाप बनाई जाती है जो इन टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। क्या कर रहे हैं हम, जीवाश्मी ईंधन का दहन कर रहे हैं, उससे जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उससे क्या होगा, जल उबलेगा और भाप का निर्माण होगा और ये जो भाप है इसके द्वारा टरबाइनों को घुमाया जाता है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। देखिए समान दूरियों तक यदि हमें कोयले और पेट्रोलियम का परिवहन करना हो या विद्युत का संचरण करना हो तो जो कोयले और पेट्रोलियम का परिवहन है ये अधिक महंगा होता है, जबकि विद्युत का संचरण अधिक आसानी से, अधिक दक्षता से किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं ये कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं ताकि हमें कोयले और पेट्रोलियम आदि का परिवहन नहीं करना पड़े और वहां पर जब विद्युत निर्मित हो तो उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित किया जा सके। तो इन संयंत्रों में क्या किया जाता है, ईंधन के दहन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करें, हम ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं। ताप के द्वारा हम ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और फिर इसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो इसीलिए इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है। ताप के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र। तो इन संयंत्रों में जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो बहता हुआ जल है, जो गतिशील जल है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है और किसी ऊंचाई पर जो स्थित जल है, रुका हुआ जल है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जल की इसी ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशय अथवा कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाता है और उनमें जल को इकट्ठा करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। तो इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है जिससे इनमें भरे हुए जल का तल ऊंचा होता रहता है। जैसे जैसे बरसात आती रहेगी नदियों में से जल आता रहेगा तो ये जो जल का तल है ये ऊंचा होता रहेगा। अब क्या किया जाता है इसमें कि बांध के ऊपरी भाग से पाइपों के द्वारा जल
बांध के आधार भाग में स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर, ऊंचाई से जल इस टरबाइन के ब्लेडों पर गिराया जाता है, जिसके फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं। जैसे ही जल स्तर ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो ये ब्लेड तेजी से घूर्णन गति करने लगते हैं और जनित्र के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। तो इस तरह से जल विद्युत संयंत्रों में जल के बहाव के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब हर बार जब भी बरसात होगी तो ये जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं। इसीलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वापस से इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जीवाश्म ईंधन की तरह जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की भी कोई चिंता हमें नहीं होती है। जब भी बरसात आएगी जलाशयों में वापस से जल भर जाएगा और उससे हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ये जीवाश्म ईंधनों की भांति समाप्त होने वाले नहीं हैं। लेकिन बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ में कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई है। हम ये तो मान रहे हैं कि जल विद्युत संयंत्र जो हैं वो अधिक दक्षता से विद्युत का उत्पादन भी कर पा रहे हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हैं, इनके समाप्त होने की हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी बांधों का निर्माण जब हम करते हैं तो कुछ समस्याएं भी हमें दिखाई देती है, जैसे कि बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है और पर्वतीय क्षेत्र इसके लिए अधिक अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि हमें जल को अधिक ऊंचाई से टरबाइन पर गिराना होता है। तो इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र इसके लिए अधिक अच्छे माने जाते हैं। इसी के साथ साथ बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में हम बांध का निर्माण कर रहे हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, तो कृषि इसमें और मानव आवास भी डूब जाते हैं। इसके अलावा बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। वहां पर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं ये भी इस जल में डूब जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और ये विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। और ये मीथेन गैस भी क्या करती है, पर्यावरण प्रदूषण करती है। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके अलावा बांधों के निर्माण से जो विस्थापित लोग हैं उनके संतोषजनक पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जिस भी क्षेत्र में हमने बांध का निर्माण किया है तो उस स्थान पर जो मानवीय आवास थे उनका पुनर्वास भी किया जाना होता है और उन्हें उसके लिए क्षतिपूर्ति भी देनी होती है। तो ऐसी समस्या भी इन परियोजनाओं में आती है। तो इसी कारण से गंगा नदी पर जब टिहरी बांध का निर्माण किया गया और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया तो इन परियोजनाओं को भी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि कुछ समस्याएं भी इसके साथ में जुड़ी हुई थी। लोगों के पुनर्वास की समस्या थी, कृषि योग्य भूमि जो थी वो भी इसमें जलमग्न हो रही थी। ऐसी बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं इन परियोजनाओं के साथ में जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये जो जल विद्युत संयंत्र हैं ये हमारे लिए अच्छे स्रोत हो सकते हैं ऊर्जा प्राप्ति के, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं और इनके समाप्त होने की भी हमें कोई चिंता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां होती है। तो हमने देखा था कि जब जीवाश्म ईंधन का हम दहन करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। इससे निकलने वाले जो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। इसी के साथ साथ इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं जिनसे अम्लीय वर्षा होती है और ये हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न करते हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है और इसी के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए हमने समझा कि जो जीवाश्म ईंधन है ये समाप्त होने वाले ईंधन है, इनके भंडार पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही हैं और यदि हम तेजी से इनका दोहन करते रहेंगे तो ये निकट भविष्य में ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इनके स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की भी आवश्यकता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम
कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता है। कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि की मात्रा पृथ्वी पर सीमित है और यदि हम इनका प्रयोग इसी तरह से करते रहेंगे तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।